सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबले का इम्तिहान है। हर साल लाखों तालिब इल्म इसकी ख्वाहिश करते हैं कि वो इसको पास कर लें, मगर कुछ चंद होते हैं जो कोशिश करते हैं और अटैम्प्ट देते हैं, मगर इसके बाद सिर्फ जो पाकिस्तान का सरमाया होता है वो बच जाता है जो इस इम्तिहान को पास करता है। आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने 2023 में ये अटैम्प्ट दी और पहली ही अटैम्प्ट में उन्होंने अपना CSS क्लियर कर लिया और पाकिस्तान भर में 18वीं पोजीशन हासिल की। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नए एक CSP ऑफिसर हमजा हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमजा भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा हमजा भाई, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने पहली ही अटैम्प्ट में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि आपने CSS करना है, क्योंकि आप बता रहे थे कि आपका फील्ड लो है, तो फिर कैसे अचानक आप इधर डाइवर्ट हो गए? अमूमन ये है कि जो लॉ के फील्ड में जो लोग आते हैं उनका मतमाय नज़र पहले यही होता है कि हमने सिविल सर्विस को ही ज्वाइन करना है, क्योंकि पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस है एज अ लीगल प्रैक्टिशनर इट इज़ वेरी स्लो पेस्ड करियर, जो कि बहुत लंबा अरसा ले जाता है, जिसमें आपको अपनी साख बनानी पड़ती है और साख की बुनियाद पे आपकी प्रैक्टिस चलती है, क्लाइंटशिप बिल्ड करनी पड़ती है। फिर कुछ मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे इंटरनली, उन ऑब्जेक्टिव्स के हुसूल मकासद के हुसूल के लिए मुझे लगता था कि सिविल सर्विस एक फास्ट पेस करियर है और इसे ज्वाइन करके जो काम मैंने वकालत में 10 साल में 15 साल में करना है वो यहाँ मैं 2 साल में डिलीवर कर पाऊँगा, लोगों की फलाह के लिए, मनफियत इंसानियत के लिए। आप लॉ कर रहे थे, अगर खुदा न खास्ता आपकी अटेम्प्ट फेल हो जाती है, आप नहीं होते, तो फिर क्या आप वकालत ही परसू करते? वकालत तो मैं बहरहाल कर रहा था, उस वक्त भी मैं एडवर्ड मार्शल एक लॉ फर्म है सैफ सेंटर में, वहाँ मैं एज अ लीगल इंटर्न काम कर रहा था और उधर मेरी बहुत एक्सपोजर हुआ सिविल साइड का, क्रिमिनल साइड का, मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। तो मुझे लगता है कि उस एक्सपीरियंस ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, लेकिन अगेन मेरा मतमाय नज़र सिविल सर्विस ही रहा हमेशा और मैं क्लियर था, डिफाइंड था इस बारे में। अच्छा हमजा भाई, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि आपका बैकग्राउंड कहाँ से है, आपका बेसिकली ताल्लुक़ कहाँ से, किस इलाके से है? जी, बुनियादी ताल्लुक़ मेरा डेरा गाजी खान से है, मेरे वालिद का, मेरे फोर फादर्स जो हैं, और डेरा गाजी खान के बाद फिर क्योंकि मेरी वालदा लाहौर से हैं और वो क्योंकि जमात इस्लामी से ही वाबस्ता है, मेरे नाना मौलाना खलील अहमद हामदी साहब वो रिलीजियस स्कॉलर थे, तो लिहाजा मेरी कुछ परवरिश लाहौर में हुई और कुछ परवरिश मेरी डेरा गाजी खान में हुई। अच्छा, तो आपने खलील अहमद हामदी साहब का जिक्र किया, तो आपका क्या रिश्ता उनसे, क्या कौन थे खलील अहमद हामदी साहब? जी, हामदी साहब मेरे नाना थे और अच्छा। मुझे फ़ख्र है कि मैं उनका नवासा हूँ। अच्छा। और खलील अहमद हामदी साहब जमात इस्लामी के अकाबरीन में से थे, फ़िक्री आदमी थे, तहरीकी तौर पर बहुत वाबस्ता थे और यहाँ तक कि मौलाना मौदूदी को अरब दुनिया में मुतारिफ कराने में भी उनका बहुत किरदार रहा। बिल्कुल इसी तरह वो मौलाना मौदूदी साहब के दस्ते रास्त आप उनको कह सकते हैं, और तर्जुमान थे, ट्रांसलेटर थे उनके। बिल्कुल। तो फिर आपने, जाहिर सी बात है, अगर आप मौलाना खलील अहमद हामदी साहब के नवासे हैं तो आपने मौलाना अबुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को भी पढ़ा होगा, तो उनका क्या लिटरेचर, उसने क्या फ़ायदा दिया आपको यहाँ तक, इस पोजीशन तक पहुँचने के लिए? कितना उनका जो लिटरेचर था उसने आपको सपोर्ट किया? जी, मेरी जो फिक्री बालिदगी है, परवरिश है, जिस तरह एक इंसान की फिजिकल जो जिस्मानी परवरिश है, इसी तरह एक फिक्री बालिदगी भी हुआ करती है। मेरे घर का क्योंकि माहौल ऐसा था कि जिसमें मुझे मौलाना मौदूदी का लिटरेचर मुयस्सर आया, तो मैंने उसे अच्छी तरह मैंने पढ़ा, मैंने उसे गेट थ्रू किया और यहाँ तक कि उसे जज्ब किया अपने अंदर। बहरहाल कुछ अगरचे डिफरेंसेस भी हमारे कायम हुए और ये बल्कि फिक्री इर्तिका के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जमूत का शिकार ना हो, आप आगे से आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन मेरी फिक्री दाग बेल डालने में मौलाना मौदूदी का बहुत किरदार है। अच्छा हमजा भाई, ये बताइएगा कि एक शख्स है जिसका ताल्लुक़ किसी भी इसी तरह के तहरीकी घराने से नहीं है और एक है जिसका इस तरह के तहरीकी घराने से ताल्लुक़ है और वो लिटरेचर वगैरह इस तरह की चीज़ें पढ़ता रहता है, उसके लिए ये CSS पास करना ज़्यादा आसान होता है या फिर एक उस शख्स के लिए जिसका ताल्लुक़ ही नहीं है इन चीज़ों से? देखिए, अगर आपका कोई फिक्री घराना है, जिस तरह के मेरा ददयाल बेसिकली मजलिस एहरार से वाबस्ता था, मेरे जो परदादा थे वो मजलिस एहरार के डेरा गाजी खान में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे वहाँ पर, तो नवाबज़दा नसरुल्लाह खान, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, इनका लिटरेचर भी हम पढ़ा करते थे, अमजद अली लाहौरी का भी पढ़ा करते थे।
तो उसकी वजह से ठीक एक प्लस पॉइंट है, आपको एज होता है कि अगर आपका कोई घराना स्कॉलरी घराना है, वो किताबें मुयसर आती है, वो लिटरेचर पढ़ते, एक्सपोजर होता है बानिस्बत उस शख्स के जिसके पास नहीं है। लेकिन ये एक शख्स की इंटरनल अर्ज होती है, उसकी तहरीक होती है कि वो किस तरह खोजता है, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस उसे इल्म की तरफ रागिब करता है। और मेरा मानना है कि जो शख्स भी इल्म की तरफ रागिब है, इंक्लिनेशन है, प्रोक्लिविटी है, तो वो CSS कर सकता है। जी, आपने जिक्र किया डेरा गाजी खान से, तो आपका बेसिकली ताल्लुक डेरा गाजी खान से ही है? जी हाँ। तो किस तरह आपके जहन में ये सोच आई? एक पसमानदा इलाका डेरा गाजी खान को माना जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लोग तालीम के बारे में सोचते भी नहीं हैं, तो वहाँ रह के किस तरह आपके जहन में ये क्वेश्चन आया कि मैंने CSS करना है? किस तरह ये उम्मीद जागी? वो देखिए, जिस तरह के साहिर लुधियानवी ने जो कहा था एक नज़म में अपनी, क्योंकि डेरा गाजी खान वाकई एक पसमानदा इलाका है, कुछ सोचें भी पसमानदा हैं, अगरचे तरक्की हो रही है वहाँ पर, मगर जो वडेरा कल्चर है और जो फ्यूडलिज्म वहाँ पर है, उसने इसे बहुत ज़रर रसा है और नुकसान पहुँचाया है। तो वहाँ पर मैं ये महसूस करता था, जब इर्द गिर्द मैं देखता था लोगों को, तो मुझे साहिर लुधियानवी की वो नज़म याद आती थी कि मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब मैं देखता हूँ भूख से मरते किसानों को, सिसकती नाज़नीनों को, तड़पते नौजवानों को, हुकूमत के तशद्दुद को, अमारत के तकब्बुर को, तो दिल बज़्म निशात इशरत ला नहीं सकता, मैं चाहूँ भी तो ख्वाबावर तराने गा नहीं सकता। तो ये एक फिक्र थी जिसने मुझे तहरीक दी इंटरनली कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूं, मुझे करना है समाज के लिए, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि इन लोगों के लिए। क्योंकि कानून में भी मिसाल है कि सोलस पॉपुली एस सुप्रीमा लेक्स, द ग्रेटेस्ट पॉलिसी इज मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इमाम अबू हनीफा ने भी अपना दिया एक असूल मसाले मुरसला का, पब्लिक वेलफेयर। तो उसी को मतमय नज़र बनाते हुए एक स्पिरिट मैंने बेदार की अपने अंदर और मैं यहाँ आ गया। भाई ये बताइएगा कि आपकी जो सी तालीम है सारी उधर से डेरा गाजी खान से है या फिर लाहौर से, कहाँ से? बुनियादी तौर पे मेरा जो जाए पैदाइश वो लाहौर ही है, मॉडल टाउन। तो प्राइमरी तक जो मेरी एजुकेशन है वो लाहौर है, लेकिन 5वीं क्लास में हम डेरा गाजी खान मुंतकिल हो गए, यानी हिजरत कर गए। तो वो जैसा इफ्तिखार आरिफ ने कहा है कि पैगंबरों से ज़मीनें वफा नहीं करती, हम ऐसे कौन खुदा थे कि जो घर में रहते। तो उसी के पेश नज़र हिजरत रास आई, वहाँ पर मैंने महसूस किया इस चीज़ को, महरूमी को, और उसने मेरे अंदर फिर ये एक जज्बा बेदार कर दिया। तो मेरा फिर मैट्रिक डेरा गाजी खान से और बाद अज़ां फिर हम 2014 में लाहौर मुंतकिल हो गए। हमजा भाई, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की है, तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ करने से? पंजाब यूनिवर्सिटी मेरा मानना है कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में से एक बाबरकत इदारा है कि जो भी इस इदारे में दाखिल हुआ है तो कुछ ना कुछ बनकर निकला, अगर उसने कुछ हासिल किया है। ये इदारा, इसका फैज़ हर किसी की तरह आम है, और जो हासिल करना चाहता है इसे वो बहुत कुछ हासिल कर जाता है, और जो गंवाना चाहता है बहुत कुछ गंवा भी जाता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने बहुत किरदार अदा किया, अच्छे टीचर्स मिले, सर समी उज़ैर खान जिस तरह हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं, मुखलिस उस्ताद हैं, इसी तरह दीगर असातिज़ा कराम ने हमारी तरबियत की, और उसी के पेश नज़र फिर हमने सिविल सर्विस का इम्तिहान दे दिया। अच्छा हमजा भाई, ये कह सकते हैं हम कि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का सबसे अहम किरदार था आपके CSS में? बिलाशुबा पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज तो मदर इंस्टीट्यूशन में से है, बल्कि सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर किसी इंस्टीट्यूट की दागबेल रखी गई तो वो ये था, इसलिए से मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं उसने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज ने उन्हें जन्म दिया है, चाहे वो एतजाज़ एहसन है या फिर दीगर जितने भी एलुमनी हैं यहाँ के, उन सब की वाबस्तगी पंजाब यूनिवर्सिटी से ही है। और फिर दूसरा ये कि लॉ की जो तालीम है उसने कॉम्प्लीमेंट किया है बहुत मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेरी आइडियोलॉजी है उसमें। जी बिल्कुल। बाकी हमजा भाई, आपको मालूम ही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में जितने भी तालिब इल्म हर साल दाखिला लेते हैं उनमें से 95% का गोल यही होता है कि हमने CSS करना है। तो आप स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो बस यही पैगाम दूंगा कि अपने वक्त को मैक्सिमम यूटिलाइज करें, यहाँ पर लाइब्रेरी विजिट करें, और अपना वक्त इधर उधर ज़ाया करने के बजाय आप अच्छी सोहबत इख्तियार करें, अच्छे असातिज़ा की सोहबत में बैठें, उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, उनसे सवाल करें। सबसे पहले जब आप क्लास में जाते हैं तो सवाल किया करें वहाँ पर, ये चीज़ आपके अंदर तजस्सुस पैदा करेगी, और तजस्सुस आपको इल्म की तरफ राग़िब करेगा, और इल्म में आप इतने गोते लगाएंगे कि फिर वो जो दुर्रे नायाब है वो आपको हासिल हो जाएगा। जी बिल्कुल हमजा भाई, अब आपने ख़ुद तो ये CSS कर लिया है, तो आपने ये भी सोचा है कि जो उनसे दूसरे स्टूडेंट हैं, नए आने वाले तालिब इल्म हैं जो ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं,
उनके लिए आपने कोई प्लेटफॉर्म बनाया हो या फिर उनको सिखाने का कोई अमल शुरू किया हो? वो जिस तरह इकबाल ने कहा ना अपनी नज़म में, जवाब शिकवा में, हम तो माइल बा करम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। तो हम तो राह रवे मंजिल की तलाश में कोई मिल जाए और इसमें हम उसका दस्ते रास्त बन जाएं और दस्तो बाजू बन जाएं। और जाहिर है मैं जो चाहता हूँ कि जैसा इकबाल ने कहा कि मेरा नूर नज़र आम कर दे, तो वो जो बसीरत जो आपको हासिल हुई है तो उसका फैज़ हर किसी में आम करना चाहिए। इल्म बांटने से बढ़ता है ये तो, और बल्कि इल्म वो दौलत है कि जिसका जितना आप इसराफ करें उतना ही कम है। मुझे ये बताइएगा कि आप अब इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं, यहाँ से आप पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करेंगे, बेसिकली मकसद यही होता है, तो क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से करेंगे आप? क्योंकि हमने पहले भी बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को देखा है, बहुत ज़्यादा करप्ट होते हैं, कोई किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, इवन के उन पे पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा असर होता है, पॉलिटिशियंस उनको अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, आप किस तरह काम करेंगे? देखिए जी कि अफसरशाही में एक वाकई ये बात सच है कि ये कॉलोनियल एरा की पैदावार है। इसे जो जन्म दिया है वो नौबादियाती निज़ाम ने दिया। तो अंग्रेज़ ने अपनी एक महकूमाना सोच को परवान चढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसे मुतारिफ कराया इसको, और एक ख़ास किस्म की क्लास तश्कील दी। लेकिन हम देखते हैं कि उस तबकात के बावजूद अब 2024 में सिविल सर्विस में बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन है। यहाँ पर ऐसे लोग चाहिए जो हम्बल बैकग्राउंड से, हम देखते हैं कि कोई ड्राइवर का बेटा या फिर बड़े हम्बल बैकग्राउंड से लोग जो है सिविल सर्विस में शमूलियत इख्तियार करते हैं, यहाँ पर इंडक्शन उनकी हो जाती है। तो इसका मतलब चेंज तो है, यहाँ पर रेडिकल चेंज है। अब जहाँ मेरा मतमाई नज़र है, मेरा मतमाई नज़र जिस तरह मैंने अर्ज़ किया वो यही है कि मैं जिस तहसील में पोस्टेड हूँगा तो वहाँ पर पहले मैं उसके मसाइल देखूँगा कि वहाँ पर मुझसे पहले जो डीसी थे, एसी थे, वो कहाँ पर काम छोड़ कर गए और मुझे फ्रॉम द स्क्रैच कहाँ से काम शुरू करना है। मैं उसकी रिपोर्ट लूँगा अस्पतालों की, और जो आपके तालीमी इदारे हैं हर जगह बेहतरी की गुंजाइश है। फॉर एम्युलेटिव एंड्स ऑफ पाकिस्तान आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। हमजा भाई, दूसरा शायरी का हमने सुना है बहुत से लोगों से आपकी शायरी के बारे में, तो किस तरह से ये शौक़ पैदा हुआ आपको शायरी का? तो आप तो इस फील्ड में थे, सीएसएस करने वाले थे, तो शायरी तो एक अलग ही चीज़ बन जाती है। तो किस तरह इस चीज़ का शौक़ पैदा हुआ आपको? वो जिस तरह फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि गमे रोज़गार है और गमे जाना है, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो एक दौर था कि जब शायरों का तस्वुर ये था कि जो बिल्कुल उजड़े हुए हैं और माशरे से कटे हुए हैं, लेकिन आज का शायर बहुत डायनामिक है, वो इस माशरे से जुड़ा हुआ है, वाबस्ता है, वो नब्बाज है इस माशरे का, उसका हाथ जो है माशरे की नब्ज पर दुखती रख पे है। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि इंटेल करूँ उन तमाम मसाइल को जो इस माशरे में पेश आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में दहशतगर्दी की सूरत में है या फिर मजहबी इंतहा पसंदी की सूरत में, क्योंकि हर जगह हमें मॉडरेशन एतदाल की ज़रूरत है। तो मैंने उन सब को मौजू बनाया है, अपने करंट अफेयर्स को। दूसरा ये, आपको इस शायरी ने कुछ हेल्प आउट भी किया इसमें सीएसएस में, या फिर वैसे ही शौकिया तौर पर, या फिर आप करते रहे? डेफिनेटली अल्लामा इकबाल को जब मैंने पढ़ा, और फ़लसफ़ा मेरा मजमून था और फ़लसफ़े मेरे 80+ मार्क्स हैं, उसमें मैंने अल्लामा इकबाल को अपना बहुत ज़्यादा कोट किया, रहनुमा बनाकर उन्हें कोट किया अपना। उनकी जो किताब है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, इस्लाम में जो तश्कील इलाहियात है, वो मैं सब एस्पिरेंट्स को कहूँगा ज़रूर इसका मुतालिया करें, खुसूसन जो इसका चैप्टर 6 है, प्रिंसिपल मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम, क्योंकि वो इज्तिहाद के तसव्वुर को और सोशल मोबिलिटी को और इस्लाम में मोबिलिटी के तसव्वुर को किस तरह उजागर करते हैं। और बाद में मैंने उनकी फ़ारसी के अशार भी वहाँ पर कोट किए, जिस तरह की उनकी एक फ़ारसी की नज़म थी अज़ख़ाब गिरां खेज़, तो वो एक था कि ई नुक्ता कुशा इंदो असरार निहानस्त, मुल्कस्त तने खाक युदीन रूह रवानस्त, तन जिंदाओ जां जिंदाओ ज़रबत जानस्त, बाखिरकाओ सज्जादो शमशीर सिना खेज, अज़ ख़ाब गिरां खेज। अच्छा हमजा भाई, ये आप बता रहे थे हमें पहले जब हम बैठे हुए थे कि आपका जब इंटरव्यू चल रहा था सीएसएस का, तो उसमें भी आपने उनको, जो इंटरव्यू लेने वाले थे, उनको शायरी सुना दी थी। तो हमारे नाजरीन को भी कोई 1-2 अशार उसी शायरी के जो आपने वहाँ पे सुनाए थे वो सुना दे तो बेहतर रहेगा।
बुनियादी तौर पे मुझसे सवाल हुआ था कि स्टेट एनी रेजिस्टेंस मूवमेंट फ्रॉम द लैंड ऑफ पंजाब, कि पंजाब की धरती वो कहते हैं कि हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पर रही, क्योंकि द लैंड वाज वेरी वल्नरेबल टू द फॉरेन इन्वेडर्स एंड अटैक्स। तो उन्होंने कहा कि आप साबित करें कि पंजाब में मुज़ाहमत हुई है। तो मैंने कोट किया कि तहरीक खाकसार थी, मजलिस एहरार थी, गदर पार्टी थी, कई इनकलाबी तहरीकें उठी हैं पंजाब से। ऐसा नहीं कि पंजाब हमेशा समझौता करता रहा। तो उसके लिए फिर मैंने उन्हें उधर फिल्म दी, एक नज़म सुना दी जो मुझे क्लिक कर रही। तो उसके चंद अशार गोश गुजार किए देता हूँ नाजरीन के। जी जरूर। तो वो है कि ताज़ा सुबह की किरण, नाज़नीन गुल बदन, गूंज इनकलाब की चार समत मौजज़न, चांद तारे कहतशां फिक्र रोशनी का बन, राह आश्कार है एक समतदार है, एक समतदार तक वक्त की पुकार है, सीमो ज़र की जंग में खून का फिशार है, जुल्फ फैले जीस्त की खारजार फूल हों, कसर कच कुलाह के गर्द बाद धूल हों, अहद नौ के हाथ में मोतबर असूल। अच्छा हमजा भाई, ये आपकी शायरी, इसके सुनने के बाद जो लोग वहाँ पे बैठे थे उनका क्या रवैया था, क्या उनका एटीट्यूड था, क्या कह रहे थे? वो तो खैर बहुत खुश हुए इस पर और उन्हें अमेजमेंट का इजहार किया कि वो बहुत इससे इम्प्रेशन कायम हुआ। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, व्हेन यू मेक अ डिफरेंस तो पता चलता है कि आप मुनफरिद कैंडिडेट हैं। क्योंकि अगर आप सारे कैंडिडेट जवाबात तो दे रहे हैं, लेकिन अपने जवाब को जरा एस्थेटिकली एडॉर्न करने से वो जरा मुज़य्यन हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह आप पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रहे, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक जमीयत का बहुत बड़ा किरदार रहा है, तो क्या राय रखते हैं जमीयत के बारे में? जमीयत के बारे में ठीक है, एक मुस्बत राय है। बिल्कुल जुल्करनैन भाई जो मेरे सीनियर थे लॉ कॉलेज में 1 साल, उनका साथ रहा। और बल्कि मुख्तलिफ जब स्कूल्स ऑफ थॉट इकट्ठे होते हैं तो उसमें एक नया शऊर पैदा होता है। ये नहीं कि एक ही शऊर या एक ही स्कूल ऑफ थॉट मकतब फ़िक्र कायम रहे, उसकी हेजमनी नहीं होनी चाहिए, मुख्तलिफ डाइवर्सिटी होनी चाहिए और हर स्कूल ऑफ थॉट को हमें रैलिश करना चाहिए। बिल्कुल। बाकी हमजा भाई, लास्ट में जो हमारे एस्पिरेंट हैं इसके CSS के, उनके लिए आप कौन सी बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे या फिर वो किस तरह से तैयारी करें, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा और बता दें। देखिए जी, बुक्स के हवाले से तो अब हर सब्जेक्ट की मुख्तलिफ है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रिसर्च पेपर्स से दोस्ती कर लीजिए। जो गूगल स्कॉलर है, कैम्ब्रिज की वेबसाइट्स हैं, उनकी सब्सक्रिप्शंस ले लीजिए। जे स्टोर है, वहाँ पर जाके आप सर्च कीजिए। यूट्यूब पे हर रोज़ एटलीस्ट एक वीडियो जरूर देखें, चाहे इंडियन नैरेटिव है, पाकिस्तानी नैरेटिव है या अल जजीरा का नैरेटिव है, उससे आपको एक डाइवर्स ओपिनियन कायम हो जाएगी। और दूसरा, जहाँ तक किताबों की बात है, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो एक बार सारी गो थ्रू कर लीजिए, लेकिन उससे पहले पास्ट पेपर सारे अपने सामने रखिए और वो आपके लिए ट्रैक कायम कर देगा, रास्ता कायम कर देगा, और उनको मद्देनजर रखते हुए स्पेसिफिक टॉपिक्स को हिट करते जाएं आप। हमजा भाई, ये बताइएगा कि आज के जो उनसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि एक तो ये बहुत मुश्किल होता है CSS उनके लिए, क्योंकि एक सोच इस तरह की, माइंडसेट इस तरह का बना हुआ है। आपके लिए तो आसान होगा, आपने पहले ही अटैम्प्ट में कर लिया कि वो CSS की तरफ जाएं, अगर लॉ कर रहे हैं प्रैक्टिस की तरफ जाएं या फिर IT की तरफ जाएं, वो इसी कश्मकश में रहते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि CSS की अहमियत आज भी सबसे ज़्यादा है या फिर किसी और फील्ड को चूज़ कर लेना चाहिए? ये वही बात है, जिस इकबाल ने कहा था, इसी कश्मकश में गुजरी मेरी ज़िंदगी की रातें, कभी सोज़ो साज रूमी, कभी पेचुताब राजी। तो उस पर यही है कि ये पेचुताब, द स्टूडेंट्स आर एस्पिरेंट्स आर इन स्टेट ऑफ एम्बिवेलेंस। सबसे पहले अपने विजन में जो है क्लैरिटी लाएं कि आपने करना क्या है, क्योंकि जब क्लैरिटी होती है तब आप फोकस्ड होते हैं, अपने नस्बुल लैन पर आपकी नज़र होती है। जब आप इधर उधर भटकते रहेंगे तो आपका नस्बुल लैन आपसे जो है ओझल हो जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो लॉ के अगर बैकग्राउंड से पूछ रहे हैं, मैंने उसमें प्रैक्टिस की थी। मैंने 2021 में मेरा लॉ हुआ और 2022 में डिग्री मिली, तो मैंने 6 माह प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कर लें आप, ताकि आपको एक्सपोजर हासिल हो जाए, अदालतों का मामला पता चल जाए कि कमिश्नर्स किस तरह अपनी अदालतों को रन कर रहे हैं, कब मैटर्स को कंडक्ट कर रहे हैं, वो सारे एक स्टेट अफेयर्स देख लें आप। और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस में बैठ जाएँ, तैयारी के लिए बैठ जाएँ 8 माह या साल। उसमें अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन कर लीजिए, माइलस्टोन्स बनाएं और हर माइलस्टोन को डे बाय डे अचीव करते जाएं। तो इस तरह आपकी कारकर्दगी हर रोज़ आपको पता चलेगा, परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। तो जिस तरह इस्लाम में भी कहा गया कि मोमिन का हर दिन गुज़िश्ता दिन से बेहतर होता है, तो वो आपको एक बेहतरी वाकईतन नज़र आएगी इसमें। जो दूसरे बैकग्राउंड्स के लोग हैं, IT वगैरह का, क्योंकि हमारे इस वक्त जो CSS में बहुत सारे अफसरान आए हैं, इस बार भर्ती हुई है, बहुत सारे मेडिकल के बैकग्राउंड से, IT के बैकग्राउंड से भी हैं। अगरचे उनके लिए बिल्कुल एक स्विच करना होता है प्रोफेशन को, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं जब वो आर्ट्स के पढ़े होते हैं, लेकिन वो भी पढ़े जा सकते हैं अगर आपकी दिलचस्पी हो। उन मज़ामीन का इंतखाब कीजिए जिसमें दिलचस्पी है और उन्हें फिर आप बदरजा उतम पढ़ना शुरू कर दें उन्हें।
तो यकीनन उसमें फ़र्क आपको नजर आना शुरू हो जाएगा और अच्छा मेंटोर, जो ऑथेंटिक क्वालिफाइड मेंटोर है, उसकी शागिर्दी इख्तियार कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा हम सब भाई ये बताइएगा कि आपका जो सा ये CSS का सफ़र था, इसमें आपने किसी एकेडमी की हेल्प भी ली या फिर इंडिविजुअली आपने कर लिया ये सब कुछ? अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प एक वाक़या है कि मेरे उस्ताद थे सबाहत रिजवी साहब, वो वर्ल्ड टाइम्स में इंग्लिश के हेड थे। तो मैं उनके घर जाता था, सिर्फ इंग्लिश ऐसे और प्रेसी की मैं इवेल्युएशन लेता था ग्रामर वगैरह के लिए। लेकिन उन्होंने कहा जो एकेडमी देख लो, तो एकेडमी में मैंने जब माहौल देखा तो मैंने कहा नहीं, इससे बेहतर मैं खुद तैयारी कर सकता हूँ घर बैठ कर ही। तो 8 माह जब मैं घर बैठा तो मैंने अपनी सारी स्ट्रेटजी तैयार कर ली और बस मैंने वो माइलस्टोन्स फॉलो किए। इंग्लिश ऐसे के लिए मैं उनके पास जाता था, उनके घर ही दौलत कदे पे तशरीफ ले जाता था और वो मुझे असेसमेंट और इवेल्युएशन देते थे। उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि द मेन बोटलनेक इन क्रैकिंग CS इज ओनली योर इंग्लिश ऐसे, और इंग्लिश ऐसे में मेरे 60 नंबर है जो गैर मामूली तौर ये पर। तो जो जिसने टॉप किया है उसके भी 40 नंबर। हाँ, 40 नंबर है, वो 1 नंबर से पास हुए, लेकिन उस सबको मेहनत है, मेहनत शाकर, उन्होंने मेहनत की है। अच्छा दूसरा हमजा भाई, ये कि आपको कितना टाइम लगा जब आप ये क्लियर हुए कि मैंने CSS ही करना है, प्रैक्टिस में नहीं जाना, कहीं और नहीं जाना, आपको उसके बाद कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, CSS क्लियर करने तक? मैंने FSC प्री मेडिकल में की थी, तो उसमें मुझे महसूस हो गया कि मेडिकल में बिल्कुल मैं अनफिट आदमी हूँ, वहाँ मैं मौजू नहीं हूँ कतई। तो मैंने फिर अपने वालिद साहब से डिस्कस किया, मैंने कहा मैं अंग्रेजी अदब पढ़ना चाहता हूँ, मुझे लिटरेचर से बहुत दिलचस्पी है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा तुम फिर लॉ पढ़ लो, फ़लसफ़ा उसमें भी है, लिटरेचर भी कर लो। तो MA इंग्लिश लिटरेचर भी मैंने फर्स्ट क्लास किया और साथ मैंने लॉ भी कर लिया। तो उस पर वाकई दोनों डिग्रीज ने बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट किया मेरी इस चीज़ को, यानी एक बैकग्राउंड बैकअप मिल गया मुझे। तो बस फिर 8 माह की आगे तैयारी थी और मुझे डिलीवर करना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने संगे मील अबूर कर लिया। यानी कि हमजा भाई आप पहले से ही क्लियर थे, आपने लॉ करना है, पहले से ही तैयारी कर रहे थे। मगर कुछ लोगों के हम इंटरव्यू सुनते हैं तो वो ये कह रहे होते हैं कि हमने सिर्फ 3 माह तैयारी की, कोई कह रहा है मैंने 4 माह तैयारी की, तो इसके पीछे क्या हकीकत होती है? मेरे ख्याल कुछ मिथ्स हैं। 3 माह में तो तैयारी कतई तौर पर नहीं हो सकती, क्योंकि वो हो सकता है 10 साल से 15 साल से तैयारी करो। मेरी तैयारी 5 साल की नहीं है, 7 साल की नहीं है। यूँ समझ लीजिए कि मैं बचपन से ही तैयारी के फेज में हूँ। मैं स्कूल्स में डिबेट्स करता था, स्पीचेस करता था, मेरे बेशुमार इनामात, डिस्टिंक्शंस मुझे मिलती थी। तो जितनी भी कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो 7वीं 8वीं क्लास से वो तरबियत शुरू हो जाती है। आप रसाइल पढ़िए, जराइद पढ़ लीजिए, ये आपको हिस्सा बनाना पड़ेगा आप अपनी ज़िंदगी का, अगर आपको आगे सिविल सर्विस में जाना है। तो ये सिर्फ निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। अच्छा दूसरा हमजा भाई, जो भी हमारे ये CSP ऑफिसर्स हैं, आपको नहीं लगता कि इनकी तनख्वाह बहुत कम होती है? तो किस तरह इनका गुजारा होता है? क्योंकि हम देखते हैं जिनको इतने साल हो गए वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे होते हैं, बड़े बड़े बंगले उनके पास होते हैं, मगर उनकी सैलरी बहुत कम होती है। तो क्या लॉजिक है इस चीज़ के पीछे? देखिए जी, BPS 17 है, बेसिक पे स्केल 17। आप देख लीजिए लेक्चरर को भी उतनी मेरे ख्याल कम 1 लाख तक तनख्वाह मिलती है, और यहाँ सिविल सर्वेंट तो खैर इससे 1+ मिल जाया करती है। मेरा ख्याल है कि अगर आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड देखिए तो बड़ी माकूल रिजनेबल तनख्वाह है। अब वो अगर अपनी आसाइशें बढ़ा ले। लेकिन हमजा भाई ये देखें ना, एक प्रोफेसर होता है, उसके बाद तो उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं होती, इतना बड़ा घर नहीं होता। एक CSP ऑफिसर होता है, वो भी 17 स्केल का होता है, उसके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ एक नहीं कई होती हैं और बड़े बड़े घर होते हैं। अच्छा, वो गाड़ियाँ जो है ना, आपको आसाइशों तयुश के लिए नहीं दी जाती। आपने कच्चे के इलाके पे भी जाना है, कहीं पहाड़ों पर भी जाना है, तो 4x4 एक मजबूत गाड़ी आपको दरकार होती है, और एक अमला चाहिए होता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेज हैं जिससे आपका एक स्टेटस से जुड़ा है, और वाकई ये एक बड़ी अच्छी नौकरी है। मैं कहता हूँ इससे बेहतर फिलहाल पाकिस्तान में और कोई नौकरी रही नहीं। कम से कम मेरिट्स में भी, इस गए गुजरे दौर में भी, अगर कोई मेरिटोक्रेसी पे कोई इदारा कायम है तो वो सिविल सर्विस है। चले ठीक हो गया हमजा भाई, बाकी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। तो लास्ट में एक पैगाम हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि हमारे जो सी ऑडियंस है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के तुलबा हैं या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, मेरा मशवरा ये है कि बी यूनिक। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी इनफरादियत को कायम कीजिए। किसी की शख्सियत को की छाप अपनी शख्सियत पे डालकर अपनी शख्सियत को मिन्हा ना करें बीच में से। और दूसरा, इनोवेटिव रहें, क्रिएटिव रहें, दुनिया के अदब पढ़ें,
कानून को पढ़ें, दस्तूर पढ़ें, करंट अफेयर्स को पढ़ें, और यही चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, बल्कि हिर्ज़े जाँ बना लें, तो इंशाल्लाह आपका CSS भी क्लियर हो जाएगा। तो जिस तरह वो इकबाल ने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो वो मैं चंद अशार से इख्तिताम करूँगा अपनी बात का। तो जो इकबाल ने कहा था कि शराबे कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश में ला साकिया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर।